तो आज पढ़ते हैं आर्टिकल 39। डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे हैं। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये राज्य को निर्देश होते हैं कि राज्य जिस प्रकार से काम करेगा। उन्हीं के अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, 38 और आज का आर्टिकल है हमारा 39। तो लिखो आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। जो अनुच्छेद 39 है ये कहता है, लिखते चलो और समझते चलो। लिखो, द स्टेट सेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द स्टेट सेल डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द स्टेट सेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। राज्य अपनी नीति का संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि, ऐसे लिखते चलो, स्टेट सेल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। राज्य अपनी नीतियों का संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि। अब इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, क्या क्या संचालित करेगा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखो जी, जो राज्य के द्वारा नीतियां बनाई जाएगी वो नीतियां इस प्रकार से बनाई जाए ताकि हम लोग जो आगे पॉइंट पढ़ रहे हैं वो जो पॉइंट है वो सिक्योर हो सके, वो पॉइंट है वो सुनिश्चित किए जा सके। लिखो पहला पॉइंट, राइट टू एन एजुकेटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन्स मैन एंड वुमन इक्वली। लिखो, राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन्स मैन एंड वुमन इक्वली। लिखो, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार। पहला अधिकार आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीविका प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है सभी लोगों को, लाइवलीहुड। ठीक है, सभी को जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। किस चीज को जीविका प्राप्त करने का अधिकार है? मैन एंड वुमन। और वो मैन एंड वुमन होने कौन चाहिए? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नागरिकों को भारत के अंदर आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 के अंदर। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो सभी नागरिकों के लिए अधिकार रहेगा कि उन्हें मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, उन्हें जीविका अर्जन करने का साधन मिले, अर्थात सभी को रोजगार मिले, सभी को नौकरी मिले। तो बताओ कौन से आर्टिकल के अंदर सभी को रोजगार पाने का अधिकार है? आर्टिकल 39 के अंदर। आया समझ में? इसलिए सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है, जैसे सरकार ने एक नीति बनाई भर्ती निकालने की, तो सरकार ने कौन से आर्टिकल के तहत भर्ती निकालेगा? आर्टिकल 39 को ध्यान में रखते हुए भर्ती निकाली जाएगी। उसके तहत बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, उसके तहत लोगों के आजीविका को बढ़ाने के साधन डेवलप किए जाएंगे। वो रहेगा आर्टिकल 39 फर्स्ट, आर्टिकल 39 का क्लोज फर्स्ट, यानी सभी लोगों को अपने जीविका उपार्जन के साधन मिले, भले ही वो महिला हो भले ही वो पुरुष हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बताओ आर्टिकल 39(1) के अंदर विदेशियों के लिए भी है या भारतीय नागरिकों के लिए? ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो लिखो सेकंड, दूसरा पॉइंट लिखो इसका। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ दो पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, the ownership and control of the material resources of the community are so distributed, the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, as to best subserve the common good. The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good.
हिंदी में लिखा दूं, फिर लिखते हैं, इसको समझते हैं। लिखो, समुदाय के भौतिक संसाधनों, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का, सामूहिक हित को सर्वोत्तम रूप से साधा जा सके, जिसमें सामूहिक हित को सर्वोत्तम रूप से साधा जा सके, या वो सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन हो, ऐसे लिखो, वो सामूहिक हित के, सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन हो। ये लिखो, समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार से बांटा जाना चाहिए कि वह सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन हो, ये बात है इसमें। अब देखो दूसरे पॉइंट के अंदर क्या क्या बातें आ रही है, जो हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। पहली बात क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल। क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल। एक मिनट, हाँ बताओ, चलो बधाइयो फिर, है ना, क्लास ले लेता हूँ, चलो आ जाना फिर, है ना। चलो जीतने लग गए अब, अभी हम लोग जीतते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने मेहनत करी तो जीत गए। हम लोग कैसे जीतेंगे, जब हम लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे। वो राजनीतिक लोग जीत रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रशासनिक जीत दर्ज करनी है, तो खुशी मिलती है, तो व्यक्ति बताता है। वैसे सिलेक्शन होता है तो फोन करके ये बताता है, इसलिए सिलेक्शन लेना है। कितनी खुशी होती है व्यक्ति को सिलेक्शन होते ही, इलेक्शन में भी खुशी, सिलेक्शन में भी खुशी। इलेक्शन से व्यक्ति आएंगे राजनेता जीत के, जो राजनीतिक कार्यपालिका में आएंगे, और सिलेक्शन से जीत के हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर। हम लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आरएएस बनेंगे, और थानादार बनेंगे हम लोग, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे अफसर बनेंगे, ठीक है। कोई सेना में जाएगा, कोई कहाँ पे जाएगा, तो दोबारा आ जाओ वापिस। ओनरशिप, नेक्स्ट वन, एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल, दो चीजें हैं यहाँ पे। ओनरशिप का मतलब स्वामित्व है। ओनरशिप बोलते हैं जैसे हमारा घर है, उस पे हमारा क्या है, स्वामित्व है। ऐसा बोलते हैं ना, ये हमारी चीज है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा फोन है, ये मेरा मोबाइल है, अलग अलग बोलते हैं, मेरी किताब है, ये होता है स्वामित्व है, यानी उस पे आपका लीगल राइट बन जाता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल, नियंत्रण होना, कि उसका संचालन हमारे द्वारा किया जा सके, वो नियंत्रण होना है। अब दो चीजों की ओनरशिप एंड कंट्रोल होनी है, किसकी, मटेरियल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, भौतिक संसाधनों का। अब भौतिक संसाधन क्या है, जो उत्पादन के संसाधन है। जैसे हिंदुस्तान की जो सोलर ऊर्जा है, वो जिसका भौतिक संसाधन, समुदाय का। हमारी ट्रेन किसका भौतिक संसाधन, समुदाय का। हमारी जो सरकार की कंपनी है, जिसका संसाधन, समुदाय का। हमारी जो खान है, जिसमें कोयला निकल रहा है, सोना निकल रहा है, हीरा निकल रहा है, टंगस्टन, बॉक्साइड, सब किसके हैं, समुदाय के हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी संसार, जितने भी संसाधन रहेंगे सरकार के, वो सारे सब समुदाय के या कम्युनिटी के हैं वो। तो समुदाय के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, यानी जो भी भौतिक संसाधन है, अभी जो भी नाम लिए हम लोगों ने, यानी हमारा जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं, खान है, या और कोई भी भौतिक संसाधन, भौतिक का मतलब जिसका कोई रूप हो, जिसको मटेरियल रिसोर्सेज बोलते हैं, उनका जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो इस प्रकार से किया जाएगा जिसके अंदर वो समुदाय यानी सामूहिक हित सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सके। यानी हम लोग हमारे जो मटेरियल रिसोर्सेज रहेंगे, उनकी ओनरशिप अर्थात स्वामित्व और नियंत्रण अर्थात कंट्रोल इस प्रकार से रखेंगे ताकि समाज का हित है वो सर्वोत्तम तरीके से साधा जा सके, उसे कॉमन गुड के लिए बेहतर तरीके से उपयोग लिया जा सके। समझ में आया नहीं आया ये क्या है, 39B क्या है, ये तो है ए, ये क्या है बी, ये बोलता है। नहीं आया समझ में, यानी हमारे संसाधनों को हम लोग इस प्रकार से उपयोग लेंगे ताकि हमारे समाज के काम आए, वो समाज के काम में आने चाहिए। यानी कि बेहतर तरीके से समाज के काम कैसे आते हैं, जैसे हम लोग रेलवे का उपयोग लेंगे तो वो किसके काम आनी चाहिए, समाज के काम आनी चाहिए। हमारे जो कोल है, कोयला, उसका उपयोग लेंगे हम लोग, किससे काम आनी चाहिए, समाज के। कि कोयला खोदा जाएगा झारखंड में, उस कोयले को लाया जाएगा राजस्थान में, बिजली बनाई जाएगी हमारी
एलईडी जल जाएगी। समाज के काम आ रहा है। कोयला को इस प्रकार से बांटा जाएगा कि वो सबके काम आए, ज्यादा से ज्यादा उस तरीके को काम लिया जा सके। जैसे कि राजस्थान का जो लैंड पार्ट है डेजर्ट इलाके के अंदर, वो हमारा भौतिक संसाधन है। वहां पे हमारे द्वारा सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सोलर पैनल से बिजली आएगी, सबके बल्ब जल जाएंगे, जली दिमाग की बत्ती। ये आर्टिकल 39B है। यानी जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है वो समाज के काम आने चाहिए, ठीक है ना। तो उनकी ओनरशिप कौन रखेगा, इस प्रकार से रखेंगे। या तो इनकी ओनरशिप सरकार रखेगी, या ऐसे लोगों को ओनरशिप दी जाएगी ताकि वो लोग समाज के काम आने वाली चीजों के लिए इसको कंट्रोल कर सके। जैसे रोड बनाई जाती है, सरकार बनाती है, रोड पे ओनरशिप सरकार की। कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बीओटी एक सिस्टम होता है। सरकार रोड बनाती है, उसे ऑपरेट करती है और वो उसे या फिर ट्रांसफर कर देती है। या फिर क्या होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी रोड बनाती है, उसे ऑपरेट करती है, हमारे से टोल टैक्स लेती है। फिर जब टोल टैक्स के द्वारा उसने जितना भी रेवेन्यू कमाना था वो कमा लिया, जितना उसका खर्चा था निकल गया, कमाई कर ली, उसके बाद में वो रोड सरकार को ट्रांसफर कर देती है। तो वहां पे ओनरशिप किसकी थी, किसी प्राइवेट कंपनी की। कहां पे ओनरशिप किसकी थी, सरकार की। दूसरा नियंत्रण, ये दोनों चीजें करनी है इसमें आर्टिकल 39B और सी के अंदर। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है, फिर लिखो सी, 39C। ये इंपॉर्टेंट है बी और सी। तो बताओ आर्टिकल 39B में क्या रहेगा, ओनरशिप और कंट्रोल किस पे रहेगा, मटेरियल रिसोर्सेज पे। ये बताओ मटेरियल रिसोर्सेज है किसके, समुदाय के, किसी व्यक्ति के या समुदाय के, कम्युनिटी के हैं, व्यक्ति के नहीं होते। जैसे कि हमारी कॉलोनी में एक सामुदायिक भवन होता है, कम्युनिटी हॉल, किसी व्यक्ति का होता है कि कुलदीप कहते कि नहीं मेरा है वो, तो नहीं आने दूंगा मैं किसी को भी। वहां पे कंट्रोल और ओनरशिप पूरी कम्युनिटी की पूरी कॉलोनी की होती है, सारी कॉलोनी से पूछ के वो काम करवाया जाता है, ऐसा ही रहता है। तो वो सामुदायिक, तो मटेरियल रिसोर्सेज ये हो गए। अब उनका उपयोग कैसे लेंगे कि वो समुदाय सामूहिक हितों के लिए, हमारे जो कॉमन गुड है उसमें बेस्ट तरीके से काम आ सके। आ गया ना, कि हम लोग हमारा उपयोग करेंगे बेस्ट तरीके से। अब लिखो 39C, 39 का सी, ये लिखो 39C। पहले इसको लिखो हिंदी में। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों, और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए, उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अर्थव्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण, संकेंद्रण, संकेंद्रण ना हो, यानी कंसंट्रेशन ना हो। अब इसको लिखो इंग्लिश के अंदर। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, संचालन होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द, ऑपरेशन ऑफ, ये नेगेटिव तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ wealth and means of production to the common detriment. Operation of economic system does not result in the concentration of wealth, does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, to the common detriment, common detriment. अब देखो इसके अंदर सी में क्या है इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो क्या है ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसका संचालन इस प्रकार से किया जाएगा ताकि हमारा जो धन है, क्या है, धन है, या हमारी जो वेल्थ है, वेल्थ के साथ में क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे धन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब एक जगह में बता दूंगा, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या, कीवर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है ना। डेट्रीमेंट फॉर
क्या होगा, डेट्रीमेंट ऑफ कॉमन मासेस या कॉमन डेट्रीमेंट, यानी सर्वसाधारण का इसमें अहित ना हो, कॉमन डेट्रीमेंट, कॉमन डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो धन है, हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ ही हाथों में नहीं होने चाहिए, सिंपल बात तो ये, यानी हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो कुछ लोगों के पास में हिंदुस्तान की 90% जमीन थी, यानी 10% लोगों के पास में हिंदुस्तान की 90% जमीन थी और 90% लोगों के पास में 10% जमीन थी। एक व्यक्ति को पूछा जाता, भाई साहब आपके पास कितनी जमीन है, 3,500 बीघा। दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता, कितनी जमीन है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरों के घर हम लोग रह रहे हैं, यानी लैंडलेस लेबर्स, समझ में आया, लैंडलेस लेबर, यानी एक व्यक्ति के पास में इतनी ज्यादा जमीन, दूसरे के पास में जितनी कम जमीन, यानी हमारे बीच में जमीन की खाई बहुत ज्यादा थी। अब सरकार ने नियम बनाया कि अगर ऐसा नियम रहेगा तो वहां पे उस व्यक्ति के द्वारा सर्वसाधारण का हित साधा जाएगा या उसका शोषण किया जाएगा। अगर मान लो मेरे पास में 4,000 बीघा जमीन है, तो मैंने अपने गांव के लोगों को रोजगार दे दिया, मैं जिस पे राजी मेहरबान उसको रोजगार, जिस पे हम मेहरबान नहीं उसको रोजगार नहीं है, ठीक है। मैं जिससे रूस गया उसको अपने खेत में घुसने नहीं दूंगा, तो वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, उसके सामने दिक्कत पैदा हो सकती है। मेरे घर पे काम करने वाले लोग थे, उनको मैं निकाल दिया तो वो बेघर हो गए, उनको वो रचे तो रचे नहीं, नहीं रचे, यानी मैं उनका शोषण कर सकता हूं। अब हमारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब मेरा खेत मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी वो उत्पादन का साधन है। कैसे हुआ उत्पादन का साधन, मेरे खेत में गेहूं उगता, मेरे खेत में मूंगफली उगती, मेरे खेत में प्याज उगता, मूंग मोट गवार बाजरा, खूब सारी चीजें उगती है वहां पर, यानी प्रोडक्शन होता है, तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसका उपयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्शन होता है उससे मैं पैसा कमाता, तो इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस जो उत्पादन का संसाधन है उसको इस प्रकार से नहीं रखा जाएगा कि वो सर्वसाधारण का कहीं अहित ना कर दे, शोषण ना कर दे। तो सरकार ने एक कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। सरकार ने कहा कि जिसके पास में ज्यादा जमीन है उस व्यक्ति से जमीन ली जाएगी। सीलिंग एक्ट आता है, सीलिंग एक्ट के द्वारा जमीन ले ली जाती है, लोगों के अंदर बांट दी जाती है। जिस व्यक्ति के पास में 4,000 बीघा जमीन थी उसको कह दिया, भाई साहब 400 बीघा जमीन रख लो, बाकी 3600 बीघा जमीन दो। उस जमीन को हम लोग उन लोगों में बांट देंगे जिनके पास में जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, यानी जीरो जमीन थी उसको दे दी, 10-10 बीघा जमीन सबको दे दी। ऐसा हुआ था राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। कौन सा आर्टिकल था उसके लिए, आर्टिकल 39C हुआ था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ठीक है। सीलिंग एक्ट लाया गया था, सभी लोगों को जमीन दी गई थी, लैंडलेस लेबर को जमीन दी गई थी। लैंड फॉर द टीलर्स, जो जमीन बो रहा है उसकी जमीन है, ये आर्टिकल 39C के तहत किया गया था। फिर ये कहा गया था कि कुछ इंडस्ट्रीज है वो कुछ ही लोगों के हाथ में, सरकार ने किया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दी है सरकार। 1969 के अंदर बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लेके आती है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बैंक हमारे वेल्थ था, बैंकों के अंदर धन था, तो उस धन में यानी कुछ ही लोगों के पास में बैंक थे, वो लोग जिसको चाहते उसको लोन दे दिया करते थे, जिसको नहीं चाहते उसको लोन नहीं दिया करते थे। सर्वसाधारण को लोन मिला नहीं करता था। जैसे आजकल हम लोग केसीसी लेने चले जाते हैं कि 3 लाख रुपए तक तो 7% लगेगा, टाइम पे चुका देंगे तो 3% की रिबेट, 4% में काम हो जाएगा। सहकारी समिति से हम लोग पैसे लेके आ सकते हैं, 10,000 30,000 60,000 लेके आ सकते हैं। पुराने जमाने में जब प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे तब नहीं लेके आ सकते थे, वो उन्हीं पैसा देते जिनसे ही उन्हें वो लगता कि वापिस चुका देगा। क्या हमारा बैंक हमसे पूछता है कि भाई साहब वापिस चुकाओगे तब तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा? ऐसा नहीं पूछता, वो देखता है जिनके पास में जमीन है उस जमीन की हमारे से जो भी गिरदावरी वगैरह नकल है वो मंगवाता है, उन पे रहन रखता है, उसके बाद हमें लोन ले लिया दे दिया जाता है। अलग अलग जमीन के अलग अलग लोन होते हैं, 3 लाख रुपए तक का लोन होता है। बाद में आपके पास में कितनी जमीन है और कितनी उपजाऊ है उस अकॉर्डिंग आपको लोन दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। यानी कि अब सभी जो वेल्थ है उसपे सबका अधिकार है। पहले क्या था, कुछ लोगों का अधिकार था, तो बैंक कुछ लोगों को लोन दिया करते थे, यानी हमारी जो वेल्थ थी, तो बैंकों की वेल्थ मतलब हिंदुस्तान की वेल्थ है, उस वेल्थ पे जब कुछ लोगों का अधिकार रहेगा तो वो सर्वसाधारण के हित में काम आएगी या कुछ लोगों के हित में काम आएगी? कुछ ही लोगों के हित में काम आएगी। दैट वाज अगेंस्ट द कॉमन डेट्रीमेंट, अहितकारी साबित नहीं हो तो क्या कर दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1969। लेटर ऑन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी 1980 1980 के अंदर दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, किया गया था।
कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 सी होता है। एक व्यक्ति, ये जैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि आप एक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रहण नहीं कर सकते। आप एक कोटा लगाया जाएगा, लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट से ज्यादा आप चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी एक व्यक्ति हजारों बीघा जमीन नहीं रख सकता खुद के नाम पे, एक व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा जगह नहीं रख सकता। अगर वो ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जितना ज्यादा कमाओगे उतने ही ज्यादा टैक्स बढ़ते जाएंगे। आप ज्यादा कमाओगे तो आप इनकम टैक्स लगेगा, वेल्थ टैक्स लगेगा, आप पे कॉमर्शियल टैक्स लगेगा, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते जाते हैं। प्रत्येक प्रोडक्ट पे जितना ज्यादा व्यक्ति कमाता है उतना ही ज्यादा टैक्स लगता है। इसलिए हम लोग सुनते हैं कई बार कि ऋतिक रोशन ने 350 करोड़ का टैक्स चुकाया, अंबानी अडानी ने इतने हजार करोड़ का टैक्स चुकाया। वो इतने हजार करोड़ का टैक्स चुकाते हैं जितना हम लोगों ने कोई पैसा देखा ही नहीं। ठीक है ना, सुनते हैं तो हम देखते हैं इतना तो चुका दिया इन्होंने। वो क्यों चुका रहे हैं? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 सी है। कारण क्या? क्योंकि उनके पास में अगर ज्यादा चीज होगी तो अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा ताकत आ जाती है, ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उस पैसे और ताकत का व्यक्ति के द्वारा दूसरों के शोषण में काम में लिया जाता है। पावर करप्ट्स यू एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारी वेल्थ है वो सभी के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस प्रकार से ऑपरेट होना चाहिए कि हमारी वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी मिले, यानी सभी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब इस चीज को एक समझो, राजस्थान की जो आबकारी नीति थी, यानी कि हमारी जो एक्साइज पॉलिसी थी, एक्साइज पॉल्यूशन का मतलब जो हमारे शराब बिका करती थी पहले, वहां पे जिले वाइज ठेके छूटा करते थे। जिले वाइज ठेका छूटता तो जिले के अंदर एक व्यक्ति को ठेका मिल गया, उस व्यक्ति के द्वारा फिर छोटी छोटी दुकानें अलॉट की जाती थी, यानी पूरे जिले का उस ठेका पद्धति के अंदर मालिक कौन? एक व्यक्ति। वर्तमान में जो राजस्थान की आबकारी पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी है, उसके अंदर लॉटरी सिस्टम होता है। किराने की दुकान जैसे निकलती है उसी प्रकार से लोगों के शराब की दुकान निकलती है। अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस होल्डर कोई भी व्यक्ति फार्म भर सकता है और वो अलग अलग लोगों के अंदर बंट गई। यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेल्थ है, उसका क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूशन या कंसंट्रेशन हुआ। कंसंट्रेशन का मतलब वो एक व्यक्ति में आना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग लोगों के अंदर बंट जाता। जब अलग अलग लोगों के अंदर शक्ति बंटी हुई होती है तो व्यक्तियों का शोषण नहीं होता। एक व्यक्ति में शक्ति निहित होती है तो शोषण होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है अपनी वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके, वो डिसेंट्रलाइजेशन आर्टिकल 39 सी के तहत किया जाता है। हमारी खानों का अलॉटमेंट अलग अलग लोगों में कर दिया जाता है, एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। हाजगर अलग अलग व्यक्तियों के अंदर मीन्स ऑफ उत्पादन के साधनों में अलग अलग व्यक्ति इसमें भागीदारी निभाएंगे, निभा सकते हैं ना। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति के पहले राजस्थान आवासन मंडल का प्लॉट निकल गया तो दोबारा वो भर नहीं सकता। एक के प्लेट निकल गया तो दोबारा नहीं भर सकता। कौन सा आर्टिकल? 39 सी। क्योंकि एक व्यक्ति के पास में तो 100 प्लेट हो गए, दूसरे व्यक्ति के पास में नक्शा ही नहीं है प्लेट का, देखना तो दूर नक्शा ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्लैट मिले। आर्टिकल 39 सी। बातें क्या याद रखनी है इसमें? पहली बात, हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के संचालन को ऑपरेट करने के लिए आर्टिकल 39 सी। ऑपरेट किसके लिए करेंगे? उसे वेल्थ के लिए, धन के लिए, कि हमारा धन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बंटे। दूसरा, हमारे द्वारा जो पेंशन योजनाएं दी जाती है, हमारे द्वारा जो धन बांटा जाता है, जैसे नरेगा लगा देंगे हम लोग, नरेगा के अंदर खूब लोगों के अंदर धन बांटा जाता है, उसमें काम भी करते हैं। तो हम लोगों ने आर्टिकल 39 ए भी पूरा कर दिया कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किया था ना। there is a right of every man and woman citizens of India to have the means of livelihood। उन्हें जीविका उपार्जन का साधन होना चाहिए, तो नरेगा में साधन मिल गया। उसके बाद में जो पैसा दिया जाता है वो ज्यादातर लोगों में सब में बांट दिया जाता है, तो पैसा देने का एक साधन हो गया। तो सब लोगों को पैसा मिलेगा तो सब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यक्तियों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो गांव डेवलप होगा, गांव डेवलप होगा तो व्यक्ति डेवलप होगा। सबके सब नरेगा आने के बाद में व्यक्तियों में विकास हुआ, सबके पास में पैसा आया, बूढ़े से लेके बच्चे तक सबके पास में पैसा आ गया। फिर क्या है यहाँ पर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला, उत्पादन के संसाधन। उत्पादन के संसाधन हमारा खेत हो सकता है, हमारी फैक्ट्री हो सकती है, हमारी खान हो सकती है। जिस किसी भी चीज से किसी चीज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, एवरी दैट मीन्स इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है।
उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बांटेंगे। जैसे मुद्रा योजना लेके आती है सरकार कि पैसे ले जाओ इसमें, ठीक है ना, यानी 50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और अपना बिजनेस खोलो एमएसएमई के तहत, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे व्यापार खोलते जाओ आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यापार खोलने का साधन मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर हमारे धन को बांटा जा सके और जो उत्पादन के संसाधन है उन पे अधिकार ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो सके। इसीलिए हम लोग जब मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, अलग अलग लोगों की फैक्ट्रियां, सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया, काला डेरा इंडस्ट्रियल एरिया, या हमारा सिक्कर रोड पे कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, अलग अलग लोगों की फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पे लोगों के बीच में अलग अलग में बांटने के लिए कौन सा आर्टिकल 39C। तो सारे पॉइंट याद रहेंगे, सब पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि डिटेल में आता है सवाल, और सवाल आता है तो हमें पता लगना चाहिए। ऐसा जब व्यवस्था स्थापित होती है तो इस जैसी व्यवस्था को हमारे द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था कह दी जाती है। लिख लो, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यही समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, यही मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 39C ब्रॉड के अंदर समझ में आ गया, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। उसके बाद क्या होगा, जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी हो गए हमारे, और हमारे कम्युनिटी के जो रिसोर्सेस थे उनको भी हम लोगों ने इस प्रकार से पहले तो वितरण किया, वितरण करेंगे तो वितरण इस प्रकार से नहीं होना चाहिए उनका कंसंट्रेशन हो जाए। 39B में तो डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में कंसंट्रेशन नहीं हो जाए। जैसे कि मान लो जी मैं यहाँ पर 100 लाडू लेके आया, अगर मुझे 100 लाडू बांटने की, मैं देख लूंगा कि यहाँ पे 100 जने हैं तो सबको एक एक लाडू बांट दिया, 50 जने हैं तो 2-2 लाडू बांट दिए। आया समझ में। दूसरा मैंने एक तरीका अपनाया, कुणाल को तो दे दिए 50 लाडू, ठीक है ना, यश को दे दिए 30 लाडू, अभिलाषा को दे दिए 20 लाडू, और चेतन को दे दिए 10 लाडू, बाकी तुम जितना भी हो बांट लो अपने आप। अब क्या होगा, अब शोषण कौन करेगा तुम्हारा, शोषण करेगा कुणाल, मैं तो नहीं करूंगा, नहीं है क्या, ये करेगा, ये दिखाएगा देखो लाडू मेरे पास में लाडू। फिर मान लो जी शिवांशु जी अच्छे आए 4 लाडू खाने की, अब इसको मिला आधा ही लाडू, फिर ये आएगा जिसके पास, कुणाल के पास, कुणाल कहेगा पहले मेरे नोट्स बनाओ, पहले मेरे ये चैप्टर मुझे समझा दो, पहले आर्टिकल 39B और C समझा दो, फिर मैं लाडू खिलाऊंगा। यानी कि इसी इच्छा के विरुद्ध इसे बेकार भी करवाई जा सकती है, इससे फोर्स लेबर भी करवाया जा सकता है। आया समझ में। ऐसे आपका शोषण किया जा सकता है। ये बांटा जिसने, राज्य ने, यानी मैं यहाँ पे जिसका प्रतीक था, स्टेट का प्रतीक था। अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो जो जिस हिसाब से व्यक्ति है उसको वैसे ही बांट दिया जाए, एक व्यक्ति के पास में कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर इसकी सब यूनिट बनाएंगे कि इसको 50 तो मिल गया, अब इस 50 में से ये सब यूनिट बनाए और अलग अलग लोगों के अंदर बांट दे। आ गया समझ में। फिर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39D, लिखो आर्टिकल 39D, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सम पुरुष और महिला के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, मैन एंड वुमन, मैन एंड वुमन। लिखो, पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुषों व स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अब यहाँ पे हम मना नहीं करेंगे, पुरुषों का ज्यादा होगा जी, महिलाओं का कम होगा, बच्चों को तो हम लोग रोजगार लगाएंगे ही नहीं अभी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बाल मजदूरी हो जाएगी, उनका फंडामेंटल राइट्स का भी यूज होगा। आर्टिकल 24 कौन सा होता है, 24 होता है। उसीलिए एक्ट भी बनाया सरकार ने, कौन सा एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, अमेंडमेंट एक्ट 2016 का अमेंडमेंट है। आ गया समझ में। तो महिला काम करेगी जैसे समान कार्य के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वल वर्क। अगर एक जैसा काम करते हैं, मान लो कि मेरे खेत के अंदर मुझे प्याज के कट्टे भरवाने हैं, मैंने 10 लोगों को बुलाया, उसमें से 5 महिलाएं थी, 5 पुरुष थे, सारे लोग प्याज कट्टा भरने का काम कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा उनको जो मजदूरी दी जाएगी कि आप कट्टे भरोगे तो प्रत्येक कट्टे का 50 रुपया मिलेगा। तो वहां पे पुरुष काम करो चाहे महिला काम करो, सबको व्यक्ति को एक कट्टे का 50 रुपए मिलना चाहिए। ये
लीगली होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल 39 डी होना चाहिए, सी नहीं डी होना चाहिए। महिला हो या पुरुष, अब दिक्कत कहां पे आती थी पुराने जमाने के अंदर, महिलाओं को बुला लिया जाता ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। पुरुष की तो मजदूरी 200 रुपए, महिला की 125 रुपए, यानी 75 रुपए का डिफरेंस दे दिया। हम लोग देखते कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आज हमारे द्वारा देखा जाता है कि ज्यादातर नरेगा में महिलाएं जाती, गांवों के अंदर जो एग्रीकल्चर फॉर्म होता है वहां पे मजदूर महिलाएं रहती, डेयरी से रिलेटेड काम है उनमें महिलाएं रहती, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है शहरों के अंदर वहां पे भी मजदूर महिलाएं, इवन रोड पे जो काम हो रहे होते हैं यानी पाइपलाइन बिछाने का, वहां पे भी कौन देखी जाती है, महिलाएं देखी जाती है। यानी कि आज ये स्थिति है, यानी पहले भी यही थी, महिलाएं रोजगार में ज्यादा भागीदारी चाहती है। समझ में आ गया? तो ज्यादा भागीदारी चाहती है, मतलब उनको अगर वो बराबर का काम कर रही है तो उन्हें पैसा भी बराबर का मिलना चाहिए। अगर एक लेडी एसडीएम है तो उन्हें भी उतना ही पैसा मिले जितना एक मेल एसडीएम है। दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो हम कौन से फंडामेंटल राइट को अब्यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा हम लोग तो कर रहे हैं उसके आर्टिकल 14 का अब्यूज, साथ में सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, सरकार बनाती है मिनिमम वेजेस एक्ट, सरकार ये कहती है कि महिला और पुरुष के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, बराबर ही पैसा देना होता है। अनस्किल्ड लेबर को, स्किल्ड लेबर को, या जो हाईली स्किल्ड लेबर है उस अकॉर्डिंग महिला और पुरुष का किसी प्रकार से कोई डिफरेंशिएशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, बराबर पैसा दिया जाएगा। आर्टिकल बताओ 39D। 39D ये कहता है कि बराबर पैसे देने हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन, ठीक है। फिर लिखो ई, लिखो पहले दे, पुरुष व स्त्री कामकारों, पुरुष व स्त्री कर्मकारों, पुरुष व स्त्री लेबर लिख लो, पुरुष व स्त्री लेबर की ताकत स्ट्रेंथ, पुरुष व स्त्री की ताकत और शक्ति, पुरुष व स्त्री की ताकत व शक्ति तथा बालकों या बच्चों तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। लिख लिया? दूसरा लिखो इसी के अंदर, और आर्थिक आवश्यकता, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, तथा आर्थिक व्यवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। लिख लिया? देखो, the health and strength of workers, the health and strength of workers, men and women, the health and strength of workers, men and women, the health and strength of workers, male and woman, and the tender age of, पहला तो क्या है, health and strength, health and strength, the health and strength of men and woman, and the tender age of children, and the tender age, टेंडर का मतलब सुकुमार अवस्था, यानी अभी वो जवान नहीं हुए हैं, वो किशोर अवस्था के अंदर है। एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, आर नॉट अब्यूज्ड, आर नॉट अब्यूज्ड, एंड द सिटीजन्स, एंड द सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड, एंड द सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड by economy necessities, and the citizens are not forced by economic necessities to enter a vocation, enter a vocation unsuited, enter a vocation unsuited to their age or strength,
टू देयर एज और स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है, ठीक है ना, वन बाय वन पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। क्या है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमन। पहला तो क्या लिखा है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। वर्कर कौन हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मैन एंड वुमन। दूसरा क्या है, टेंडर एज। टेंडर एज किसकी, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन। क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन दोनों की मिला के, अब्यूज नहीं होना चाहिए, से नो टू अब्यूज। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, यानी किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को किसी भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण, ठीक है ना, सिटीजन, फिर क्या है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, नेसेसिटी के कारण ऐसे कार्य में नहीं जाना होता जो उसकी हेल्थ और एज और स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हो, ठीक है ना, विच इज अनसूटेड, अनसूटेड टू द एज एंड स्ट्रेंथ, एज और स्ट्रेंथ। यही तो पॉइंट है इसकी कीवर्ड। अब इनको समझते हैं क्या क्या बात है। आर्टिकल 39E ये कहता है कि जो भी कर्मकार हैं, जो भी मजदूर हैं, मजदूर की हेल्थ और स्ट्रेंथ को अब्यूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई मजदूर बीमार है तो उस मजदूर से काम नहीं करवाया जाएगा। यानी अगर ऐसी सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाएगी कि मजदूरों का संरक्षण हो, जैसे अभी श्रम कानून बन रहे हैं इंडिया के अंदर, लेबर लॉज बन रहे हैं, सबसे ज्यादा काम लेबर लॉज को बनाने के, लेबर लॉज में अमेंडमेंट के लिए, लेबर लॉज में इंप्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय बनाया गया बकायदा। कौन है मंत्री, श्रीमान भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है ना, राजस्थान से वो राज्यसभा मेंबर भी है, ठीक है, वही श्रम मंत्री है। क्योंकि हमारे जो मजदूर भाई होते हैं उनके सामने सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा परेशान कौन, मजदूर ही हुए थे। हम लोग जिन लोगों को रोडों पे देख रहे थे वो मजदूर थे, कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, ना ही कोई स्टूडेंट था, ना ही कोई और व्यक्ति था। ज्यादातर कौन है उसके अंदर, मजदूर लोग थे, ठीक है। मजदूरों के सामने दिक्कतें क्या आ रही थी, उनकी रहने की दिक्कतें आ रही है, उनके माइग्रेशन की दिक्कत आ रही थी कि हम लोग जाएं, हम लोग मरेंगे तो घर पे जाके मर जाएंगे। यानी बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल चुकी थी कि सरकार रोकना चाह रही थी, फिर भी वो नहीं रुक रहे थे। इसलिए सरकार के द्वारा उनके लिए पॉलिसी बनाई जानी जरूरी होती है। उनकी हेल्थ के सामने कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इनको नियुक्ति देता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे रेरा एक्ट, राजस्थान रियल एस्टेट एक्ट है, उसके अंदर भी प्रोविजन किए गए हैं, जो भी बिल्डर्स होते हैं वो मजदूरों की हेल्थ और स्ट्रेंथ का पूरा ध्यान रखेंगे। जब भी हमारे द्वारा कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है उसके नीचे जाल लगाया जाता है ताकि कोई मजदूर गिर न जाए। उसके अलावा ये ध्यान रखा जाता है कि मजदूरों के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए पालने बनाए जाए वहां पर। इसके अलावा मजदूरों से रिलेटेड अगर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उससे काम नहीं करवाया जाएगा और उसको छुट्टी भी दी जाएगी बकायदा, ठीक है। ये उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। और अगर कोई बीमार हो गया उस व्यक्ति का पूरा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसे नियोक्ता की, जिसने उसको काम पे बुलाया था। स्ट्रेंथ का ध्यान रखा जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा 10 ईंटें उठाई जाती है, उसे 30 ईंट नहीं लाद देंगे। छोटा पत्थर ले जा सकता है, एक तगारी भर के, तो उससे नहीं बड़ी सारी तगारी लेट जाता, ऐसा नहीं करवाया जाएगा उससे, ठीक है। ये ध्यान रखा जाएगा। यानी सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे ताकि व्यक्ति की हेल्थ और स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए सरकार ने जब मनरेगा एक्ट बनाया उसके अंदर सरकार ने एक निश्चित नाप दिया था कि आपके द्वारा इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के अनुसार जो खुदाई की जाएगी वैसे ही आपको रोजगार दे दिया जाएगा। जब भी दो मजदूर को घर पे बुलाया जाता है तो उसके लिए छुट्टी का प्रोविजन होता है। मजदूर आता है उसके बाद में कह देता है मिराज लेशिया, सिगरेट लेशिया, दोपहर की छुट्टी करशिया, 8 घंटे से ज्यादा काम को नहीं करशिया। ये सब कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39E में ही करवाया जाता है। उसको समय समय पे क्या मिलेगी, रेस्ट भी मिलेगी। हम मना नहीं कर सकते, उठ, कई लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, कई होते हैं कि वो सुबह लग जाते हैं कि ठीक है जी मजदूर आने वाले हैं, कारीगर आने वाला है, मैं पहले अपना चूनार सब डाल के रखते हैं, फिर उनके साथ खुद लग जाते हैं। खुद वो मजदूर की ताकत कम है, कई फौजी भाई होते हैं उनके साथ में होते हैं जी वो ताकतवर होते हैं मकान बनाने के दौरान, तो रात और दिन लगते रहते हैं। हम मजदूर है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या कर देते हैं वो कई बार उसकी हालत खराब कर देते हैं। ऐसा देखते हैं हम लोग अपने घरों के अंदर।
होता ही नहीं होता कि हम लोग लग जाते हैं। और कई बार खेत के अंदर ये दिक्कत आ जाती है, जब भी कोई रिटायर हो जाते हैं व्यक्ति, उसके बाद में जिला आज तो मैं ही निनाण करती हूँ, मैं ही कटाई करती हूँ पूरी, तो उस दौरान क्या होते हैं वो मजदूरों को साथ में लगा लेते हैं, अरे पीछे रह गए तुम तो, मैं यहाँ तक आगे बढ़ गया, आगे बढ़, छुट्टी कोई नहीं करेगा तो भी, पर वो साथ में बैठ के उनकी मदद भी करते हैं जी, शाम को जाते टाइम ले जाना तो भी, ठीक है ना, आराम से उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके द्वारा यही चाहा जाता है ज्यादा काम करो, लेकिन किसी में स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है अपने को, हेल्थ भी ध्यान रखनी है और स्ट्रेंथ भी ध्यान रखनी है अपने मजदूर भाइयों की, ध्यान रहेगा। दूसरी किसकी ध्यान रखनी है हेल्थ और स्ट्रेंथ, जो बच्चे टेंडर एज के अंदर है उनकी हेल्थ के साथ में भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, यानी कुल मिला के इनसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। अगर बच्चा 10 किलो वजन उठा सकता है, अपने घर पे भी काम करवा रहे हैं हम, जिला बेटा एक बार आटा वाली बाल्टी तो ले आ, तो ठीक है, तो 10 किलो का उठाने की, उसको नहीं कि एक बार कट्टा उठा के बता, तो ऐसा काम नहीं करवाएंगे, समझ में आ गया। यानी उससे उनकी टेंडर एज को कोई भी हेल्थ और स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचता है, वैसा काम किसी भी बच्चे से नहीं करवाया जाएगा। और सरकार के द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि इन बच्चों की हेल्थ और स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, इसलिए सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी का ध्यान रखा जाता है, सरकार के द्वारा और भी चीजें करवाई जाएगी, जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ते जाएंगे, यानी इनके लिए कुछ दवाइयां, बेसिक फैसिलिटीज वो दी जाएगी, आर्टिकल 39 ई। फिर क्या कहा जा रहा है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक, तो बेसिकली आर्टिकल 39 जो है वो नागरिकों के लिए ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक को ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जिसकी उसकी एज और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके सामने चुनौतियां आ जाए, जो उसकी एज और हेल्थ के अकॉर्डिंग अनसुटेड है। यानी कि कई बार व्यक्ति को क्या होता है, इकोनॉमिक नेसेसिटीज के लिए कई बार ऐसे कामों में लग जाना पड़ता है जो उसकी एज और स्ट्रेंथ के अनुसार सही नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना, कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कि जैसे कुछ बच्चों को बाल मजदूरी करवाई जाती है, बाल मजदूरी मतलब उनको होटलों में लगा दिया जाता है, होटलों में लगाया जाता है, उसकी एज को सूट कर रहा है ये नहीं कर रहा, लेकिन वो बच्चा वहां पे मजदूरी क्यों कर रहा है, कारण है इकोनॉमिक नेसेसिटीज, यानी हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी है। तो ज्यादातर जो बच्चे रोजगार में इस प्रकार से लगते हैं वो अपने इकोनॉमिक नेसेसिटीज के कारण लगते हैं, आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण लगते हैं कि बेटा तू काम क्यों करवाए हो, इन्हें घर पैसों की जरूरत है हमारे को, ऐसा बोला जाता है। तो किसी भी नागरिक को दो चीजें ध्यान रखी जाएगी, एक तो एज का ध्यान रखा जाएगा, दूसरा स्ट्रेंथ का, यानी स्ट्रेंथ बुढ़ापे के अंदर व्यक्तियों से काम नहीं करवाया जाएगा, इसीलिए सरकार के द्वारा इनको इकोनॉमिकली इंपावर्ड किया जाएगा, सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, ताकि उनको पाई पाई के लिए मोहताज ना होना पड़े। पेंशन स्कीम दी जाती है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 39 ईबीसी अंदर आएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के दौरान उसको जितना भी पैसा मिलता है, क्या तो घर पे मकान बना लेता है, बेटी का ब्याह कर देता है, प्लॉट खरीद लेता है, या जो भी और पैसे मांगने वाले उससे पैसे ले जाते हैं, या नहीं मांगने वाले होते हैं उधार ले जाते हैं, व्यक्ति के पास में कुछ नहीं बचा, पहले उनके पास में 50-60 हजार तनख्वाह आ रही थी, अगले महीने कुछ भी नहीं आया बैंक में, आईएनपीएस के अंदर 5-7 हजार रुपए आ गए, उससे उसका काम नहीं चले, दोहिता आ गया, दोहिती आ गई, कई बार बच्चों के द्वारा माता पिता को बाहर निकाल दिया जाता है, उम्र के दौरान निकाल दिया जाता है, नहीं निकाला गया तो बच्चे हैं जो दूसरी जगह पे सेटल हो गए, पैसों के लिए उनके पास में डिमांड करनी पड़ती है, तो कुछ लोग अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं, चौकीदारी का काम करने लग जाएंगे, कहीं पे मजदूरी करने लग जाएंगे, यानी उनकी स्ट्रेंथ है वो उनको सूट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है, कई बार लोगों की एक्स्ट्रा काम करने के कारण डेथ भी हो जाती है। तो सरकार कहती है कि हमारे जो वृद्धजन है, हमारे जो दिव्यांग है, हमारे जो बच्चे हैं जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो काम नहीं कर सकते, तो उनको पेंशन दी जाएगी, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा इसी आर्टिकल के तहत एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट भी बनाया गया कि बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में काम नहीं करेंगे बल्कि वो पढ़ाई करेंगे, बनाया गया है, यानी आर्टिकल फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो आर्टिकल 39 ई समझ में आया, क्या क्या बोलता है ये, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ किसकी ध्यान रखी जाएगी, एक तो जिसकी वर्कर्स की, किसकी रखी जाएगी, वर्कर्स श्रमिकों के बारे में है ये आर्टिकल, दूसरा जिसकी ध्यान रखी जाएगी बच्चों की जो टेंडर एज में है, उनसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाएगा जो कि उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के सामने नुकसान कर सकता है। दूसरा किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक नेसेसिटी यानी आर्थिक जरूरत के अनुसार इतना ज्यादा उसे नहीं जाना पड़े
ताकि उसकी एज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो काम ही नहीं है और उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। हम लोगों ने अलग अलग फिल्मों के अंदर देखा है कि बहुत सारे बुढ़ापे के अंदर लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। बुढ़ापे में काम करना पड़ता है, उनकी जैसे जी एक हाथ नहीं है फिर काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर है उसके बाद में काम करना पड़ रहा है। तो वो एज उनको रिलैक्स करने की, वो एज उनको इंप्रूव करने की होती है, ना कि काम करने की होती है। तो सरकार के द्वारा उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाती है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसे पैसों के अभाव के कारण ऐसा काम न करना पड़े जो उसकी उम्र और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट में उसको सूट नहीं करता हो। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सरकार की जिम्मेदारी रहेगी और सरकार इसके लिए ऐसी पॉलिसियां भी बनाएगा। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 39 एफ, छठा एफ लिखो, आर्टिकल 39 एफ। आर्टिकल 39 एफ क्या कहता है? लिखो, चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाए। Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and in condition of freedom and dignity. Opportunities and facilities, opportunities, facilities, facilities किसको दी जाएगी? बच्चों को, ताकि उनको क्या रहे? फ्रीडम, फ्रीडम के साथ में अब क्या रहे? गरिमा में, डिग्निटी के साथ में वो जीवन जी सके। ठीक है, नहीं लिखा? लिखो, बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और युवाओं या अल्पवय व्यक्तियों, युवाओं नहीं अल्पवय व्यक्ति लिखो, बालकों और अल्पवय व्यक्तियों, अल्पवय बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। Healthy manner and condition of freedom and dignity, and that childhood and youth and youth are protected, childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment, अब देखो आर्टिकल 39 एफ क्या कहता है। पहला तो क्या कहा? बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। जो भी बच्चे रहेंगे उन्हें कौन सा वातावरण दिया जाएगा? फ्री वातावरण, फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को। साथ में क्या रहना चाहिए उनका वातावरण? गरिमामय वातावरण होना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य कौन? बच्चे, मन के सच्चे, ठीक है ना, और उम्र के कच्चे, तो वो देश का भविष्य है। तो उनको भविष्य को क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम और डिग्निटी मिलनी चाहिए। किसके लिए? कैसे दी जाएगी? ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी। क्या दी जाएगी? 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, वापिस बोलो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है पहले वाले कंपोनेंट में, कि बालकों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, फैसिलिटीज दी जाएगी, ताकि उन्हें फ्रीडम और डिग्निटी मिल सके, डिग्निटी पूर्ण वातावरण में वो अपना जीवन जी सके। तो बालकों को अपॉर्चुनिटी जिस प्रकार से दी जाती है, उनके लिए स्कूल, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी रहेगी, उनके पास में आंगनबाड़ी रहेगी, उनके पास में स्कूल रहेगी, उनके पास में हेल्थ डेवलपमेंट की चीजें रहेगी,
उनके लिए पार्क बने जाएंगे। तो पार्क के अंदर सरकार के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, झूला लगाया जाता है, खेलने की चीजें बनाई जाती है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 39F के द्वारा बनाई जाती है। आंगनवाड़ी अलग से भी रहेगा लेकिन इसी के अंदर भी आता है वो, ठीक है ना। अवसर और सुविधाएं दी जाती है उनको, वो मिड डे मील भी उनके लिए बेहतर दी जाएगी, ठीक है ना, इसी के अंदर आएगी। तो मिड डे मील की योजनाएं हैं ये, यानी डीपीएस में बेसिकली जो सरकार योजना बनाती है उन योजनाओं को इन आर्टिकल को देखते हुए योजनाएं बनाएगी कि हमें लोगों के लिए करना क्या है, फिर करना क्या है उस अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा योजना बना दी जाएगी। तो बताओ क्या करना है, उनको अवसर देना है और फैसिलिटीज देनी है, क्या हो सके उनका फ्रीडम हो सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात में क्या आ रहा है, बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के, एक तो बच्चे और दूसरे एडोलेसेंट यूथ है, दूसरे कौन है, यूथ है, उनको शोषण से बचाया जाएगा। इससे शोषण से बचाया जाएगा। शोषण कैसे होता है इनका, एक तो आर्थिक शोषण हो सकता है उनका, नैतिक शोषण हो सकता है, ठीक है ना। तो शोषण से तो इनको बचाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, इनके नैतिक यानी कि इनके मोरालिटी के साथ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे पॉक्सो एक्ट, यानी व्यक्ति का क्या हो सकता है, शारीरिक शोषण हो सकता है, मानसिक शोषण हो सकता है, सामाजिक शोषण हो सकता है। तो हर प्रकार के इनके शोषण से बचाएंगे। साथ में दो परित्याग है इनका, जो मोरल परित्याग यानी मोरल अबेंडनमेंट, इकोनॉमिक अबेंडनमेंट, उससे भी बचाया जाएगा। क्योंकि बच्चा होता है उसे पता नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, समझ आ गया, आया या नहीं आया। तो बच्चे को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, फ्री के अंदर मिड डे मील दिया जाता है, यानी कि वो किसी पे भी बोझ ना बने, ना तो खाने के लिए बने, ना शिक्षा के लिए बने, ना स्वास्थ्य के लिए बने, ना खेलने के लिए बने। अगर किसी बच्चे के पास में पैसा नहीं है तो पार्क में जाएगा, आराम से बेहतरीन तरीके से पार्क में खेल के आ सकता है, वहां पे झूला झूल के आ सकता है, पैसे नहीं देने 5 रुपए। दूसरा, उस व्यक्ति को खाना खाना है, स्कूल में जाओ और खाना खा के आओ, बढ़िया खिचड़ा खाओ, दाल चावल सब कुछ जो मिलता है आराम से खा सकते हो। एजुकेशन के पैसे देने नहीं है या नहीं है, किताबें सरकार ने फ्री दे रखी है, तो कोई व्यक्ति उसका शोषण कर सकता है, नहीं कर सकता। आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा, बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा। अगर बच्चों के माता पिता नहीं है तो उनके लिए बाल गृह बनाए गए हैं, उनके अंदर रहेंगे वो, ठीक है। यानी बच्चों ने अगर मान लो अपराध भी कर दिया तो वहां पे भी उसका शोषण नहीं करना चाहिए, उसके लिए सरकार के द्वारा अलग कोर्ट बनाए जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट, जो जे कोर्ट होते हैं। अलग से उनके बाल सुधार गृह बनाए जाते हैं, जैसा एक मास्टर मूवी में देखना, विजय की मास्टर मूवी है, ठीक है, विजय सेतुपति और विजय की मूवी, ठीक है ना। उसके अंदर बाल सुधार गृह के अंदर पढ़ाने ही तो जाते हैं वो, तो वहां पे सुधार किए जाएंगे। उनके लिए आर्थिक शोषण नहीं हो, मोरल शोषण नहीं हो उनका, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि मोरालिटी क्या होती है। कई बार उनका शारीरिक शोषण कर दिया जाता है, तो सरकार के द्वारा पॉक्सो एक्ट बनाए जाएंगे कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो। वहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी रखी जाती है, बच्चों के अंदर ना कोई महिला होती ना कोई पुरुष होता, ना देयर इज नो मेल और देयर इज नो फीमेल, बच्चे बच्चे होते हैं वो, इनको एक जेंडर न्यूट्रलिटी के तहत रखा जाता है। आर्टिकल बताओ कौन सा, आर्टिकल 39F के तहत। तो एफ में क्या किया जाएगा, बच्चों का क्या, बच्चों को क्या दी जाएगी, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, खुद का कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके, कि अपने पंख फैला तो जहां तक उड़ सकता है, ठीक है ना, शिक्षा से उड़ यानी आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की दौड़ कौन मना करता है, पढ़ कौन मना करता है, सुविधाएं मिल गई, अपॉर्चुनिटीज रहती है। इसलिए बच्चों के क्या करवाए जाते हैं, इनको स्काउट्स में लिया जाता है, इनको एनसीसी में लिया जाता है, इनके लिए गेम्स करवाए जाते हैं, क्लस्टर गेम्स, रीजनल गेम्स, नेशनल गेम्स, एसजीएफआई करवा दी जाते हैं, इंटरनेशनल गेम्स में ये जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए क्या है बेसिकली, ये अपॉर्चुनिटीज ही तो है ना। तो बच्चा भी क्या कर सकता है, 13 साल की उम्र के अंदर भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता है। जापान की लड़की लेके आई थी, हिंदुस्तान से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनकी उम्र थोड़ी है, मनु भाकर, अलग अलग जो लोग हैं ना, यानी वहां पे कोई मिनिमम एज ही नहीं कर रखी। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र के अंदर इंडियन टीम में आ गए थे, बच्चे ही तो थे, अल्प उम्र के व्यक्ति थे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के अंदर। जूनियर्स गेम्स होते हैं, सीनियर्स गेम्स होते हैं, तो बच्चों के लिए तो फैसिलिटीज कौन से आर्टिकल के तहत करवाए जाते हैं, जूनियर गेम्स से आर्टिकल 39F के तहत करवाए जाते हैं। जब दोनों मिलती है तो बच्चा फ्री होता है, फ्री होता है तो डेवलपमेंट कर सकता है, फ्री नहीं होता तो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। साथ में उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, डिग्निटी में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बाल मजदूरी करवाई जा रही है, बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक शोषण किया जा रहा है, बच्चे को किसी भी प्रकार के मोरल
और इकोनॉमिक परित्याग से बचाया जाएगा सरकार के द्वारा। क्योंकि बच्चे पे होता है कि ठीक है मैं पैसा नहीं दे रहा, पिता ने मना कर दिया, माता ने मना कर दिया, रिलेटिव्स ने भी मना कर दिया जी मेरे पास तो पैसा कौन नहीं, तू जाने थारो काम जाने, एक कॉमन वर्ड होता है ना। उस दौरान बच्चा कहेगा वेरी गुड, मैं जाके कहाँ पे पढ़ लूंगा, अलग अलग हॉस्टल्स में पढ़ लूंगा। सरकार के द्वारा रेजिडेंशियल स्कूलें बनाई गई हैं कि वहां पे अगर बच्चे का कोई न आगे नाथ न पीछे पगा, ठीक है, या किसी बच्चे के अनाथ हैं, यतीम हैं, उस स्थिति के अंदर वो बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकता है, बाद में अपनी अपनी योग्यता अनुसार वो डेवलप कर सकता है। कौन सा आर्टिकल देख के नीतियां बनाई जाती है? आर्टिकल 39 एफ को देख के नीतियां बनाई जाती है। आया समझ में? तो लिखो नेक्स्ट आर्टिकल 39 ए। 39 ए लिखो, आर्टिकल 39 ए। कोई कंफ्यूजन है इस आर्टिकल में? बताओ, नहीं है कंफ्यूजन तो फिर लिखो 39 ए। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो तो क्या था 39, ये स्मॉल ए वाला था, अब है 39 ए। आर्टिकल 39 ए अमेंडेड एक्ट है ये कैपिटल है। जब भी अमेंडमेंट होगा कैपिटल में आते हैं, और जब इससे सब क्लोज होते हैं वो स्मॉल में आते हैं, ठीक है ना। वो स्मॉल में थे, ये नया आर्टिकल है 39 ए। लिखो एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, तारीख 1976, लागू कब हुआ? 3 जनवरी सन 1977 को। 1976 में आया था ये 42वां संविधान संशोधन। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा आर्टिकल 39 ए नहीं था। लिखो इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। हाँ यह राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को समान तरीके से न्याय मिले, ठीक है। न्याय अगर दो आधा दो, अगर उसमें भी तुम्हें बाधा हो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, वो भी दुर्योधन दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो राज्य ने कहा, वहां पे दुर्योधन राज्य का प्रतीक है, उसे डिमांड की जा रही थी। तो वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो न्याय है सबको समान मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ में अन्याय हो गया, मेरे साथ में न्याय में भेदभाव हो गया। इक्वलिटी होनी चाहिए न्याय की, यानी सबको इक्वल जस्टिस मिले। अगर किसी व्यक्ति के पास में न्याय पाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक प्रथा फेमस हो गई थी कि जस्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव, जो न्याय पाना है वो बहुत महंगा है। तो न्याय पाना सस्ता बनाया जाए, इतना सस्ता बना दिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो न्याय से वंचित न रह सके, ठीक है ना। उसे फ्री लीगल एड दे दी जाए, यानी उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। ये आर्टिकल 39 ए बोलता है। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताओ। पहला समान न्याय, दूसरा क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। यानी किसी व्यक्ति के पास में वकील करने के पैसे नहीं है तो उसे वकील करके देगी सरकार, यानी फ्री में उसे वकील मिलेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो आप वकील कर सकते हो, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो सरकार वकील करके देगी। अब हमारे केस देखा करो, एक तो वर्ड होता है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई क्राइम हुआ है तो उसको वकील करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। मान लो अभी चेतन ने दीपेश को पीट दिया, ठीक है ना, प्रेम बढ़ता है इससे, ठीक है, पीटने से नहीं बढ़ता, ऐसे कहने से। तो क्या होता है कि चेतन ने दीपेश को पीट दिया, अब दीपेश का वकील कौन है? सरकार या दीपेश वकील करेगा खुद? सरकारी वकील दीपेश का वकील है। चेतन को वकील करना पड़ेगा कि मैंने नहीं पीटा और मैं तो प्रेम से इसके ऐसे ही सहला रहा था, इसको लग गई, गिर गया है नीचे, ठीक है ना। तो यानी इसको वकील करने की जरूरत नहीं है, सरकार करेगी। दूसरा क्या होता है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उस दौरान एक व्यक्ति के पास में वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार में वहां पे लिस्टेड कुछ वकील होते हैं, उन वकीलों को ये व्यक्ति हायर कर सकते हैं, वो फ्री के अंदर उनको विधिक सहायता प्रदान करते हैं। आया समझ में? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 ए लिखो इसमें। द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू प्रोवाइड
द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस। इस अनुच्छेद का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना है। द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस। इस अनुच्छेद का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना है। यानी कोई भी गरीब यह नहीं कह सकता मुझे न्याय नहीं मिला, सरकार उसे न्याय देगी। एंड टू मेक जस्टिस सर्विसेज, टू मेक जस्टिस एंड लीगल सर्विसेज, एंड टू मेक जस्टिस एंड लीगल सर्विसेज एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। वह साथ ही न्याय व विधिक सेवाओं को, साथ ही न्याय व विधिक सेवाओं को सुलभ, सस्ती, उपलब्ध बनाई जाए। साथ ही न्याय व विधिक सेवाओं को सस्ती, सुलभ व उपलब्ध बनाया जाए। यानी सभी लोगों की न्याय तक एक्सेस हो, यानी न्याय तक सभी लोगों की पहुंच हो। हर कोई व्यक्ति न्याय लेने के लिए न्यायालय में जा सकता है, उसे डरना नहीं चाहिएगा। समझ में आ गया? आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। यानी न्यायपालिका में जब आप जाते हो उस दौरान लोगों में विश्वास होना चाहिए कि मैं न्यायालय की गुहार लेके आया और मुझे न्याय मिलेगा, यानी वहां तक पहुंच हो सके। दूसरा क्या है? अफोर्डेबल बनाया जाए, यानी इतना न्याय महंगा नहीं हो। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि कुछ वकीलों की फीस होती है 5 करोड़ रुपए पर हियरिंग, कुछ वकीलों की होती है 2 लाख पर हियरिंग। अलग अलग हियरिंग के अनुसार पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इतने पैसे तो हम लोगों ने हेरले ही नहीं सुने, आवाज ही नहीं सुनी, तो हमारे को न्याय लेना सस्ता महंगा हो जाता है। फिर कुछ वकील होते हैं जो फ्री के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। उन लोगों को सेवाएं देते हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके पास में ये सुविधाएं नहीं न्याय पाने की, जिन्हें लीगल एड का पता ही नहीं है, उन्हें लीगल सर्विसेज का पता नहीं है, उन्हें ये सर्विसेज दी जाती है। यानी कि जो सरकार की न्याय और विधिक सेवाएं हैं उन्हें एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल बनाया जाएगा, उपलब्ध करवाई जाएगी। वो अवेलेबल लेबल करवाया जाएगा, ठीक है, ये करवा देते हैं। अब ये कैसे करवाया जाएगा, इसलिए सरकार ने एक्ट भी बना रखा है। लिखो, टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद को लागू करवाने के लिए पार्लियामेंट हैज पास्ड, संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया है। इस अनुच्छेद को लागू करवाने के लिए संसद ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, नालसा, रालसा, नाम सुने कभी? ठीक है, अलग अलग मीटिंग चलती है। टू इंप्लीमेंट दिस एक्ट पार्लियामेंट हैज पास्ड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, 1987 में बनाया था। कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? माननीय राजीव गांधी। राजीव गांधी इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 39A। 39 कैसे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्या दी जाती है इसमें? समान न्याय, तो इक्वल जस्टिस दिया जाता है। दूसरा, फ्री लीगल एड दिया जाता है, ताकि लोगों को जो विधिक सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, वो लोगों के लिए अवेलेबल हो सके, अफोर्डेबल हो सके और एक्सेसिबल हो सके। तो ये थे हमारे दो आर्टिकल, आर्टिकल 39 और 39A। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। रेस्ट विल बी टुमारो। बाकी का हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन?